यस, वेलकम सीएमए स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है सीएमए हाइट्स चैनल पर। अब जो मैं ये क्लास डिस्कस करने जा रहा हूँ ये आपके पेपर नंबर 15 से संबंधित है और इस पेपर का नाम है स्ट्रेटजी कॉस्ट मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग। ये स्टडी नोट को रेफरेंस मानते हुए हम आपको जो क्लासे या जो आप क्लासे कहें या जो भी गाइडेंस प्रोवाइड मैं आपको कर रहा हूँ फॉर फॉर हेल्पिंग स्टूडेंट सीएमए स्टूडेंट, ये स्टडी नोट पे बेस्ड है। और आज जो ये क्लास डिलीवर कर रहा हूँ इसका नंबर है 49। तो 49 का मतलब ये है कि हमने जो है ये इससे पहले इस सीरीज में 48 क्लासेस डिलीवर कर दी हैं। तो अच्छा, एक छोटी सी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट हमारे चैनल को देख रहे हैं वो एक चीज को ये समझे कि जैसे मैं अब 49 नंबर की क्लास ले रहा हूँ तो इसमें कुछ बातें शायद मैं ऐसी कर जाऊं जो मैं ऑलरेडी पहले आपको समझा चुका हूँ इस पर्टिकुलर टॉपिक पे। तो मेरा आपसे अनुरोध ये है कि आप जो है पर्टिकुलर टॉपिक को जब पढ़ रहे हैं तो उसकी क्लासेस को सीक्वेंस में देख लें। ठीक है, तो उसमें आपको फिर अदरवाइज हो सकता है आप जैसे किसी क्लास पे सीधे जंप करेंगे तो कुछ कॉन्सेप्ट में सीधे बोल दूं तो आपको लगेगा ये क्या हो गया है। तो चलो, एक तो बात ये होगी। और एक एक स्टूडेंट की हमेशा क्वेरी रहती है, हिंदी इंग्लिश वाला चक्कर रहता है। तो आई एम ट्राइंग टू ऑप्टिमाइज हाउ टू ब्लेंड इंग्लिश एंड दिस हिंदी एंड इंग्लिश सो दैट द मैक्सिमम स्टूडेंट कैन बी बेनिफिटेड। तो ये चीज है। अब मैं आपको जो टॉपिक करा रहा था उसमें आपका स्टडी नोट नंबर 3 था जिसका नाम था स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इन प्रॉफिट प्लानिंग। इसमें हम वेरिएंस एनालिसिस 3.1 जो आपका दिया हुआ है उसको हम डिस्कस कर रहे थे। अच्छा, और मैं आपको जो है ये इलस्ट्रेशन को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था। मैं आपको इलस्ट्रेशन 22 नंबर तक करा चुका था 48 नंबर की क्लास में। अब मैं 23 से आपको आगे प्रोसीड करता हूँ। ठीक है, एक्स यूजर ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम। एक्स जो है ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम यूज करता है। तो द इंस्पेक्शन एंड सेटअप कॉस्ट आर एक्चुअली 1760 अगेंस्ट ए बजटेड ऑफ ₹2000। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम ये अप्लाई कर रखा है इन्होंने। इंस्पेक्शन और सेटअप कॉस्ट जो है इनकी 1760 रुपए आई, जबकि इनका बजटेड कॉस्ट कितनी थी? 2000। ठीक है, इस सवाल में ज्यादा वैसे कुछ है नहीं, सिंपल। हमने पहले भी इस तरह के बहुत सवाल किए हैं, बस इसमें एक एबीसी सिस्टम का एक नया कॉन्सेप्ट है। तो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम में इस सवाल के रिलेशन में क्या है कि जो आपका ओवरहेड की रिकवरी है, ओवरहेड की रिकवरी जो ट्रेडिशनल सिस्टम में होती है, ट्रेडिशनल सिस्टम में कैसी होती है कि कोई हम एक रेट निकाल लेते हैं, रिकवरी का रेट निकाल लेते हैं, और जब हम काम करते हैं तो उससे जो हमने रियल में काम किया उसमें जो आपकी उस रेट के हिसाब से कॉस्ट आती है वो एक्चुअल कॉस्ट बन जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे इन्होंने 2000 रुपए इनका जो ये बजटेड था और ये इन्होंने 10,000 यूनिट के लिए बनाया, ये तो हमने अभी पढ़ा भी नहीं। तो फॉर एग्जांपल इस केस में आपका रिकवरी रेट क्या आएगा पर यूनिट के लिए कि आपने 2000 रुपए खर्च करना था बजट के हिसाब से और 10,000 यूनिट बनानी थी, तो आपका 0.2 रुपए पर यूनिट आपका ये बजटेड रेट आ गया। अब रियल में जब वो हम काम करते हैं तो जितनी यूनिट हम बनाते हैं उस हिसाब से उसको रिकवर कर जाते हैं। मान लो अगर हम ये तो हमने बजट के हिसाब से रेफरेंस ले लिया, और जब हम रियल में काम करते हैं तो 10,000 की जगह हो सकता है 9,000 बने। तो 9,000 के में कितना हम रिकवर करेंगे? 9,000 इंटू 0.20। तो ये ऐसे आपका 1,800 रुपए आ जाएगा ये। तो इस तरह से हम करते हैं। अच्छा, तो एक तो बात ये थी। और चलिए अब मैं सवाल को और थोड़ा सा आगे पढ़ता हूँ। तो ये ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम की बात थी। एबीसी सिस्टम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड एंड अकॉर्डिंगली नंबर ऑफ बैचेज इज आइडेंटिफाई एज द कॉस्ट ड्राइवर फॉर इंस्पेक्शन एंड सेटअप कॉस्ट। तो एबीसी सिस्टम क्या होता है ये तो आप जानते हैं, ट्रेडिशनल में जो मैंने आपको समझा भी दिया। एबीसी सिस्टम में क्या होता है? एबीसी सिस्टम में क्या होता है, हम इसका नाम होता है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। आप ऑलरेडी एक सेमी सेमी क्वालिफाइड प्रोफेशनल है, सीएमए हैं, आप इंटरमीडिएट पास करके आ चुके हैं, तो आई बिलीव आप इस कॉन्सेप्ट को जानते होंगे। फिर भी मैं छोटा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में आप क्या करते हैं। सबसे पहले ये ओवरहेड को एलोकेट करने का एक मेथड है। तो इसमें जो एक्टिविटी होती है उस एक्टिविटी के बेस पे आप कॉस्ट को एलोकेट करते हैं। तो किसकी करते हैं? ओवरहेड्स की बेसिकली। ठीक है, ओके। तो इसमें आप सबसे पहले क्या ढूंढते हैं? कॉस्ट ड्राइवर। कॉस्ट ड्राइवर ढूंढते हैं। सबसे पहले क्या ढूंढते हैं? कॉस्ट ड्राइवर। जैसे इस केस में कॉस्ट ड्राइवर हमारा क्या है? इंस्पेक्शन एंड सेटअप कॉस्ट। और जो इससे रिलेटेड, इस ड्राइवर से रिलेटेड जितनी भी कॉस्ट है उसका एक पूल बना लेते हैं। उसका एक पूल बना लेते हैं। पूल मतलब उनको इकट्ठा कर लेते हैं। पूलिंग करना, जैसे आप कार पूल करते हैं ना, मतलब इकट्ठा कर लेना चीजों को। तो कॉस्ट ड्राइवर जैसे हमने ढूंढा, वो ये जो कॉस्ट ड्राइवर है, जैसे इंस्पेक्शन एंड सेटअप हो सकता है फैक्ट्री में 50 जगह यूज हो रहा हो, तो आप क्या करेंगे? इसका एक जितने जितने भी ये
आपके इंस्पेक्शन एंड सेटअप कॉस्ट का ड्राइवर आपने ढूंढ के उस पूल जो आपका टोटल खर्चा आने वाला है उसको आपने इससे डिवाइड कर देंगे, एक्टिविटी कितनी होनी है, तो उससे एक आपका रेट आ जाएगा। ठीक है, एक्टिविटी का रेट आ जाएगा। अब मान लो कोई एक्स एक्टिविटी है, वो जितना जितना जितनी एक्टिविटी को यूज करेगी उस रेट से उसको एलोकेट कर देंगे। वाई एक्टिविटी कोई है, ठीक है, वाई में वो वाई मान लो कोई वाई वाई प्रोसेस में ये एक्टिविटी मान लो जो यूज हो रही है, जितनी उस हिसाब से उसको एलोकेट कर देंगे। तो ये इस तरह से एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में इस तरह से एलोकेशन करते हैं। अब आप कहोगे ऐसा करते क्यों हैं? करते इसलिए हैं, जब आप डिसीजन मेकिंग करते हैं तो आप इसमें जब पाएंगे तो ये थोड़ा सा बेसिकली जब आप इसके हिसाब से अगर अपनी कॉस्टिंग करेंगे और प्राइसिंग करेंगे तो इसमें और इसमें आपको काफी फर्क मिलेगा। ये आपकी बहुत कंपैरेटिवली फाइन टेक्निक है ओवरहेड कॉस्ट को एलोकेट करने की। ठीक है, ओके। तो इसकी वजह से आपके डिसीजन कई बार चेंज होंगे। जैसे आप आई थिंक डिसीजन मेकिंग में आगे कहीं ऐसे सवाल एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में आएंगे जहां आप ट्रेडिशनल सिस्टम के साथ जब अपना कंपेयर करेंगे तो आपका डिसीजन ही चेंज हो जाएगा। तो ये चूंकि ये डिसीजन मेकिंग ही चल रही है आपकी, तो ये सब चीजें उसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये तो बात मैंने आपको ये बता दी। अच्छा, तो सेटअप कॉस्ट इन्होंने एक इंस्पेक्शन एंड सेटअप कॉस्ट ड्राइवर ढूंढ लिया एबीसी में, और जब बजट आपने बजटेड प्रोडक्शन ही 10,000 यूनिट, जो मैंने पहले ही बताया कि आपको इन्होंने जो ये बजट बनाया 2000 यूनिट के लिए बनाया, और इसकी कॉस्ट कितनी थी 2000 यूनिट, सॉरी इसमें कितनी इन्होंने जो बजट बनाया वो 10,000 यूनिट के लिए बनाया, जिसकी बजटेड कॉस्ट कितनी है 2000 यूनिट। और जो इन्होंने क्या करना है 1000 यूनिट के बैच में प्रोड्यूस करना है। तो ये 10,000 यूनिट बजट के हिसाब से कितने बैचेज में प्रोड्यूस होने चाहिए, 10 बैचेज में प्रोड्यूस हो जानी चाहिए। लेकिन जब वेयर एक्चुअली जब इन्होंने एक्चुअल में काम किया तो 8800 यूनिट बना पाए 11 बैचों में। ठीक है, तो इन्होंने एक बैच में कितनी यूनिट बनाई होंगी, एक बैच में इन्होंने 800 यूनिट बनाई होंगी। 8800 8800 डिवाइडेड बाई 11, तो दिस विल बी 800 ओनली। तो जब देखो वेरिएंस क्या है, वेरिएंस एनालिसिस क्या है, वेरिएंस एनालिसिस तो क्या है कि आपने जो स्टैंडर्ड है, आपका जो स्टैंडर्ड है या जो आपका बजट है उसको आप किससे कंपेयर करते हैं, एक्चुअल एक्टिविटी से कंपेयर करते हैं, एक्चुअल से कंपेयर करते हैं। अगर आपका बजट और एक्चुअल सेम है तो कोई वेरिएंस नहीं आएगा। वेरिएंस मतलब फर्क, अंतर। ठीक है, जैसे आप फॉर एग्जांपल समझो कि आपने एक मान लो एक चैप्टर है कि मैं एक चैप्टर जो है, एक चैप्टर आप पढ़ेंगे आज, उसके लिए आपको 4 घंटे में आपने अनुमान लगाया कि मैं 4 घंटे में पढ़ लूंगा। लेकिन जब पढ़ने बैठे तो क्या हो गया, घंटे हो गए 5 और आप चैप्टर कितना पढ़ पाए, 3/4 ही पढ़ पाए। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका जो वेरिएंस आ गया। या ऐसा हो सकता है कि आप जो है चैप्टर जो है आपने 4 घंटे की बजाय 3 घंटे में खत्म कर लिया। ठीक है, तो फेवरेबल भी हो सकता है। तो जस्ट एक किसी किसी एक प्री डिटरमाइंड चीज को अपने एक्चुअल काम से कंपेयर करना ही वेरिएंस है, जो जैसा मैं पहला भी बताता आ रहा हूँ। तो इस सवाल में हमें बेसिकली करना क्या, फाइंड द वॉल्यूम एंड टोटल फिक्स ओवरहेड वेरिएंस अंडर द ट्रेडिशनल स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम। तो ये तो हमने बहुत सारे सवाल अभी किए हैं कि हम वॉल्यूम और टोटल फिक्स ओवरहेड ढूंढते आए हैं बड़े बड़े सवालों में। लेकिन इसमें थोड़ा सा एक अलग ये है कि फाइंड द टोटल फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस अंडर द एबीसी सिस्टम। तो एबीसी सिस्टम में हमें करना है। अब नेक्स्ट चैप्टर हमारा एबीसी सिस्टम वाला ही आ रहा है। ठीक है, तो अब इस सवाल को मैं थोड़ा सा तेज लेके चलूंगा, रीजन बीइंग के क्योंकि मैं मानता हूं आपने पहले सवाल देखे होंगे, तो अब आप हो सकता है मुझसे पहले भी इसको कर लिए हों। तो चलिए अब इस सवाल को शुरू करते हैं। देखो इन्होंने क्या किया, इस सवाल में क्या किया है, इन्होंने सिंपल सिंपल आपके 2000 इनका बजट था और 10,000 यूनिट इन्होंने बनाने का वादा किया था। तो इनका जो बजटेड ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट कितनी आनी थी, बजट के हिसाब से क्या हुई 2000 डिवाइडेड बाय 10,000 यानी कि 0.2 रुपीज। और जब इन्होंने एक्चुअल में ओवरहेड कैसे लगाए, इन्होंने क्या किया कि 8800 यूनिट बना पाए, खर्चा हो गया 1760 रुपए। तो 1760 डिवाइडेड बाय 8800, तो इनकी एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट कितनी आई, सेम ही आई, सेम ही आई ना। तो भाई देखो क्या तो वेरिएंस तो कुछ भी नहीं आएगा। भाई आप क्या कर रहे थे शुरू में, जब आपने बजट बनाया था तो आपने कहा मैं 2000 रुपए खर्च करूंगा ओवरहेड पे और मैं 10,000 यूनिट बना लूंगा। ठीक है, तो आपका रेट कितना हो गया 0.2 रुपए पर यूनिट। ठीक है, ओवरहेड का। रियल में जब अभी इस रेट से आप क्या करते रहेंगे, इसको रिकवर करेंगे।
जब अपने एक्चुअल काम करेंगे तो जब आप देखिए 8800 यूनिट आपने बनाई, 8800 इंटू 0.2 रुपए के हिसाब से इसको एलोकेट किया होगा, तो आपका ये कितना आपने खर्चा किया होगा 1760, तो वेरिएंस तो आपका कुछ भी नहीं आएगा। तो टोटल फिक्स ओवरहेड वेरिएंस क्या होंगे? एब्जॉर्ब बजटेड ओवरहेड, इसको एब्जॉर्प्शन कहते हैं। ये एब्जॉर्प्शन रेट भी होता है कि किस रेट के हिसाब से आप अपने अपने एक्चुअल काम में एब्जॉर्ब करेंगे। तो आपने एब्जॉर्ब कितना किया? 0.2 इंटू 8800, और रियल में एक्चुअल कितना हुआ आपका? एक्चुअल कितना हुआ? 1760। तो आपका दोनों ही 1760 हो गए, तो आपका नील हो गया। अगर ये रेट में फर्क होता तो आपका नील नहीं आता। अच्छा, ये तो एक बात होगी। अब एक्सपेंडिचर का वेरिएंस निकालना है। एक्सपेंडिचर का वेरिएंस का क्या मतलब है कि आपने बजट कितने का बनाया था और एक्चुअल कितना हुआ। ठीक है, ये बेसिकली आपकी मतलब फाइनेंशियल कंट्रोल आपका कितना अच्छा है। आपने हाउ एक्चुअली आपने बजट जो आपने बनाया उस पे कितना आपने उसको एक तरह से ये मानिए कि आपने सटीक बनाया। तो सटीक तो आपने नहीं बनाया। देखो भाई, आपका बजटेड ओवरहेड कितने थे? 2000, और 1760 एक्चुअल में हो, तो ये आपका फेवरेबल आ गया। ठीक है, स्टैंडर्ड एब्जॉर्प्शन रेट ये आपने निकाल ही दिया, 0.2 रुपए पर यूनिट, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस क्या हो गया कि वॉल्यूम वेरिएंस मतलब वॉल्यूम की वजह से कितना वेरिएंस आया। भाई आप देखो, आपको 10,000 यूनिट बनाने थे, आपने बनाए ही कम है, तो अब आपने चूंकि बनाए ही कम है, तो आपके 0.2 के हिसाब से 240 आपका एडवर्स आ जाएगा। ठीक है भाई, एडवर्स क्यों आएगा? क्योंकि इतने ओवरहेड्स आपको जो लगाने चाहिए थे। ठीक है भाई, यूनिट ये वॉल्यूम में फर्क है आपका, ये वॉल्यूम में फर्क है। ठीक है, तो रियल में इसको क्या करना है, ये बेसिकली उल्टा आना चाहिए। आपसे ही पूछो तो ये लिखा हुआ गलत है, क्योंकि हम क्या करते हैं, एक्चुअल यूनिट आपने कितना बनाया 8800, और बजटेड कितना था ये निकालेंगे, तब ये ठीक आएगा एडवांस, अदरवाइज ये साइन चेंज आ जाएगा इसमें। तो आपका देखो 240 ये फेवरेबल किसका आया? ये फेवरेबल आया आपका एक्सपेंडिचर का, और ये एडवर्स जो आया ये आया वॉल्यूम का। ठीक है, तो ये आपके दोनों नलिफाइड हो जाएंगे, जो चीज यहाँ से भी वेरीफाई हो रही है, पहले से ही वेरीफाई हो रही है। ठीक है, तो इसमें बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, मेरे हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। फिर भी अगर कुछ डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इसके बाद। अच्छा, एबीसी सिस्टम में क्या करना है? देखो, एबीसी सिस्टम में क्या होता है कि आपका जो आपने बैच बनाए हैं, बैच के हिसाब से आपका वेरिएंस आएगा। अंडर एबीसी सिस्टम आपका क्या होगा? वेरिएबिलिटी जो होगी बैचेस की, वेरिएबिलिटी जो होगी वो बैचेस के हिसाब से आएगी, यूनिट के हिसाब से नहीं आएगी। तो देखो, बजट जो आपने बनाया था 2000 यूनिट के लिए बनाया था, सॉरी 2000 रुपए का बनाया था 10,000 यूनिट के लिए, और आपने बैचेस 10 डिसाइड किए थे, जो मैंने पहले भी आपको बताया। बैच का साइज आपका जो था वो 1000 यूनिट था, तो आपके 2000 जो आपके बजटेड आपके थे, उसमें आपको कितने बैच बनाने थे? 10 बैच बनाने थे। तो पर बैच रेट कितना हो गया आपका? पर बैच रेट हो गया आपका 200 रुपए। ठीक है, एक्चुअल में क्या हुआ? एक्चुअल में आपके इसके अगेंस्ट, जैसे आपने बजट 2000 का बनाया था, खर्चा हुआ कितना? 1760। प्रोडक्शन यूनिट आपने कितनी बजटेड थी आपकी? 10,000, बनाई कितनी एक्चुअल में? 8800। बैचेज आपने कितने बनाने थे? 10, बनाए कितने? कितने बैच में काम किया? 11 में। ठीक है, तो बैच का साइज आपका 800 आया, ये मैंने निकाल के दिखाया था। तो कॉस्ट पर बैच कितनी आएगी आपकी? 1760 डिवाइडेड बाई 800, तो ये 160 रुपए आएगी। ठीक है, एबीसी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से आप देखो कि आपने जब 9 बैच बनाए, तो 9 बैच के हिसाब से आपका कॉस्ट कितना आना चाहिए था? देखो, आपने 200 रुपए आपका था, तो 1800 आपका ये आना चाहिए था, है ना? 1800 आना चाहिए ना 200 के हिसाब से। और आया एक्चुअल में कितना आपका? एक्चुअल में आपका आया कितना? एक्चुअल में आया 1760। तो 1760 आया, और आपने अगर आपने जिस हिसाब से एब्जॉर्ब मतलब एक तरह से करना था, उस हिसाब से तो आपका जो 1800 आना था। तो 1800 के अगेंस्ट आपका कितना है? 1760। तो ये आपका फेवरेबल वेरिएंस बनता है 40 रुपए का। तो ये भी बहुत आसान है, क्योंकि इसमें आपको बैच को, जो आपका ये बैचेज बनाए थे आपने, उसको एज ए रेफरेंस या रिकवरी रेट मानना है।
ठीक है, तो ये सिंपल इतना सवाल था, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। अब मैं नेक्स्ट सवाल की तरफ मूव करता हूँ। तो ये आपका फेवरेबल वेरिएंस आ गया। अच्छा, इलस्ट्रेशन नंबर 24, एक्स लिमिटेड प्रोड्यूसेस एंड सेल ए सिंगल प्रोडक्ट। ये एक्स लिमिटेड जो है वो आपका एक ही प्रोडक्ट को बेचते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड पर यूनिट इज एज फॉलोज। मटेरियल है 10 रुपए, सॉरी मटेरियल है 10 kg एट द रेट 5 रुपीज पर kg। मटेरियल भी 5 kg एट द रेट ऑफ 6 रुपीज पर kg। डायरेक्ट वेजेस 5 आवर एट द रेट ऑफ 5 रुपीज पर आवर। वेरिएबल ओवरहेड्स 5 आवर्स एट द रेट 12 रुपीज पर आवर। तो दिस इज द समथिंग दैट इज जस्ट नथिंग बट द 10 into 5 50, 5 into 6 30, 5 into 5 25 and 5 into 12 60। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट इज 25 रुपीज। स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट क्या बनेगी 190 रुपए 190। आपका सेलिंग प्राइस 200, आपका सेलिंग प्राइस आपका 225 है। और ये प्रॉफिट आपका स्टैंडर्ड ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो 35 रुपए का, 35 रुपीज का। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड हैज बीन एब्जॉर्ब्ड ऑन द एक्सपेक्टेड एनुअल आउटपुट ऑफ 2500 यूनिट प्रोड्यूस इवनली थ्रू आउट द ईयर। कर जो ये फिक्स प्रोडक्शन का आपका जो एक्सपेक्टेड एनुअल आउटपुट है वो कितनी है, 2500 यूनिट आप बनाएंगे, जिसके हिसाब से आप फिक्स ओवरहेड को अपने एब्जॉर्ब करेंगे। 25,200 यूनिट बनाएंगे जिसके हिसाब से आप अपने फिक्स ओवरहेड को एब्जॉर्ब करेंगे। लेकिन ये जो 25,200 यूनिट बनाएंगे इनको आप एक साल में बनाएंगे और इवनली बनाएंगे। मतलब ऐसा नहीं किसी महीने में ज्यादा बनाए किसी महीने में कम बनाए। तो सिंपल सी बात है, ये साल भर का डाटा दिया हुआ है। तो अगर इसको मंथ में ब्रेक करना हो तो आप 25,200 डिवाइडेड बाई 12 कर लीजिए। ठीक है, 25,200 डिवाइडेड बाई 12 करेंगे तो ये आपका 2100 यूनिट पर मंथ आ जाएगी। 2100 यूनिट्स 2100 यूनिट पर वीक आ जाए, सॉरी पर मंथ आ जाएगी आपकी। ठीक है, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर, अभी मैंने मंथ क्यों कराया, क्योंकि आप यहाँ केवल मंथ की बात कर रहे हैं। ड्यूरिंग मंथ ऑफ दिसंबर 13 द फॉलोइंग वर द एक्चुअल रिजल्ट फॉर द एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ 2000 यूनिट। रियल में आपको क्या करना था, 2100 यूनिट बनानी थी बजट के हिसाब से, लेकिन आपने 2000 यूनिट बनाए जिसका ये आपका खर्चा एक्चुअल में दिया हुआ है। जो सेल्स हुई है वो 225 रुपए के भाव से 2000 यूनिट की 4,50,000 4,50,000। डायरेक्ट मटेरियल जो है ए जो आपने यूज किया वो 18,900 kg जिसकी कॉस्ट आपकी ये है। बी आपने 10,750 किया जिसकी कॉस्ट आपकी ये 61,275 है। डायरेक्ट वेजेस आपके कितने हैं, 10,500 आवर आपने यूज किए और 10,500 आपके मतलब आपके की कॉस्टिंग आपने की। एक्चुअल में तो आपने 10,300 यूज किए है ना, तो इसकी कॉस्ट कितनी है 50,400 है। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड आपके 1,15,000 हैं। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड आपके 56,600 हैं। इस तरह से टोटल कॉस्ट आपका इतना आ जाता है और ग्रॉस प्रॉफिट आपका 67,500 आ जाता है। द मटेरियल प्राइस वेरिएंस इज एक्सट्रैक्टेड एट द टाइम ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द मटेरियल। ठीक है, अब इस लाइन का यहाँ कुछ मतलब है, वो मैं आपको जैसी सवाल के साथ है एक्सप्लेन कर दूंगा जहां इसकी जरूरत पड़ेगी। अभी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये लाइन लिखी हुई है तो जब सवाल में कोई चीज लिखी है तो उसका हमें मतलब ढूंढना होता है। इसका क्या मतलब है वो मैं आपको बताऊंगा। मटेरियल परचेज वर 20,000 kg एट द रेट ऑफ 5.25 एंड मटेरियल बी जो है 1150 एट द रेट 5.70 पर kg। ठीक है, अच्छा अब करना क्या है, रिक्वायर्ड कैलकुलेट आर वेरिएबल। अब ये वेरिएबल आपसे बता नहीं रहा कि कौन कौन से वेरिएबल निकालो, क्योंकि आपका लेवल है फाइनल का। वो आपसे बिल्कुल जानना चाहता है कि आपको बनाना चाहते हैं परफेक्ट प्रोफेशनल। ठीक है, प्रिपेयर एन ऑपरेटिंग स्टेटमेंट शोइंग द स्टैंडर्ड ग्रॉस प्रॉफिट वेरिएंसेस एंड एक्चुअल ग्रॉस प्रॉफिट। एक्सप्लेन द रीजन फॉर डिफरेंसेस इन द एक्चुअल ग्रॉस प्रॉफिट गिवन इन द क्वेश्चन एंड कैलकुलेटेड अबोव। मतलब क्या करना है, आपको वेरिएंस निकालने, अपना प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाना है और क्वेश्चन में जो आपको ये प्रॉफिट दिया है 6750 को और जो आपने निकालोगे उसमें कुछ फर्क आएगा, तो उस फर्क की भी आपको बताना है क्यों फर्क आया। तो ये सवाल थोड़ा सा अच्छा सवाल है और समझने वाला सवाल है।
आज चूंकि ये इस टॉपिक का आई थिंक लास्ट सवाल है, मैं कुछ स्टूडेंट की क्वेरी भी आती हैं, उनको मैं थोड़ा सा यहाँ पे जो है थोड़ा सा शांत करना चाहूंगा उसमें चीजों को, क्योंकि वो बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि कब हमें कौन सा वेरिएंस निकालना है, कब मिक्स वाला आएगा, कब आपका यील्ड वाला आएगा, कब नहीं आएगा, हाउ टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, क्योंकि इन्होंने तो ऑल वेरिएंस लिख दिया। अब आप अपने हिसाब से निकालते रहो जो आपको निकालना है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, देखो प्राइस का वेरिएंस आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं। प्राइस का वेरिएंस आपको सिंपल स्टैंडर्ड जो प्राइस दे रखे हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड भाई वेरिएंस किस किस चीजों की निकालोगे, मटेरियल दिख रहा है, वेजेस दिख रहे हैं, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स ओवरहेड, इन सब के वेरिएंस निकालोगे। ठीक है, कई बार वो प्रॉफिट का वेरिएंस भी निकलवाता है और आपका सेल्स का वेरिएंस भी निकलवाता है, लेकिन इस केस में वो नहीं है। तो कॉस्ट साइड के जो आइटम है उसमें मटेरियल दिखता है, वेजेस दिखते हैं, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड दिखते हैं, फिक्स प्रोडक्ट, इन्हीं में कुछ फर्क आएगा। तो आप देखो रेट के वेरिएंस निकालना तो सबसे आसान है, आपको यह रेट दिया होगा स्टैंडर्ड, और आपको जो है एक्चुअल में अपना रेट देखना पड़ेगा कि मेरा एक्चुअल में रेट कितना है। जैसे अगर मैं एक्चुअल में रेट देखूं, क्या रेट है यहाँ ए मटेरियल के लिए, तो मैं 99250 डिवाइडेड बाई 1890, तो मैं देखूंगा क्या रेट आया, तो वो कुछ अलग आएगा इससे, तो ये वेरिएंस है। तो रेट का वेरिएंस तो दिखता है, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब लोग कंफ्यूज कहाँ होते हैं, लोग कंफ्यूज होते हैं वॉल्यूम वाले वेरिएंसेस में। वो वॉल्यूम या क्वांटिटी वाले वेरिएंस में, उसमें क्या होते हैं, कई कई तरह के वेरिएंस होते हैं उसमें। कई तरह के वेरिएंस कैसे होते हैं कि उसमें वॉल्यूम वाले में आपका जो है आपका मिक्स का भी वेरिएंस होगा, कई बार यील्ड का वेरिएंस होगा, कभी आपको रिवाइज क्वांटिटी निकालनी पड़ती है। तो बच्चों के क्वेश्चन आते रहते हैं मेरे पास कि वही वो क्यों निकालनी पड़ती है, उसको सर कैसे पहचाने। तो देखो सिंपल सी बात तो ये है, रेट का तो मैंने बता दिया, बहुत आसान है, रेट का तो आप निकाल ही सकते हो। तो वॉल्यूम वाले में जहाँ देखो मिक्सिंग का तो जब आएगा जब जब आपके दो दो एक से ज्यादा मटेरियल यूज होगा, तो इस केस में क्या मिक्सिंग के आने की संभावना है या नहीं है? बिल्कुल है। मिक्स मटेरियल के मिक्स का वेरिएंस यहाँ आने की संभावना है, बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ मिक्स हो रहे हैं ना, मटेरियल किसी रेशो में मिक्स हो रहे हैं। भाई ये 10 केजी है और ये 5 केजी है, यानी कि जब मैं एक यूनिट प्रोड्यूस करता हूँ तो 10 केजी ए लगाता हूँ, प्लस क्या लगाता हूँ, 5 केजी बी लगाता हूँ, तब जाके मेरा एक यूनिट बनता है। ठीक है, एक यूनिट बनता है। अब ये जो 10 केजी आपने ए लगाया है और 5 केजी बी लगाया है, इसमें देखो आप क्या रेशो बनता है, 2:1 का रेशो बनता है। ठीक है, 2:1 का रेशो बनता है। अब आप देखो जो आपने रियल में यहाँ काम किया, ये आपने जो काम किया, क्या इसमें 2:1 का रेशो है? 2:1 का रेशो है इसमें क्या, ये देखना है। अगर ये रेशो नहीं है, ये 2:1 का रेशो होगा ही नहीं, आप देखो तो यहाँ आपको मिक्स वेरिएंस मिलेगा, मिक्स वेरिएंस आपको मिलेगा। ठीक है, यानी कि मिक्स, ये सही से लिख देता हूं, मिक्स वेरिएंस आपको यहाँ वेरिएंस निकालना पड़ेगा। ठीक है, आज मैं थोड़ा हिंदी में भी समझाऊंगा जिससे आपको ध्यान से समझ में आए, निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो मिक्स का वेरिएंस तो हमें यहाँ समझ में आ गया कि भाई ये जो रेशो है, ये रेशो वैसा नहीं है जैसा हम चाह रहे थे। ठीक है, ये अगर इसी रेशो में मिलते ना ये एक्चुअल में, तो यहाँ मिक्स का वेरिएंस आता ही नहीं। तो एक तो बात तो ये हो गई, इसको कि स्टैंडर्ड का अनुपात जो था, इसको बोलते हैं अनुपात, रेशो, अनुपात है। अब ये अनुपात चेक करो, तो आप देखो, आप डिवाइड करो ए 1890 डिवाइडेड बाई 10750, तो ये आपका 2:1 आएगा ही नहीं, तो ये मिक्स हो गया। ये तो आप ऐसे पहचान सकते हो। चलो, अच्छा अच्छा, एक मैं आपको मटेरियल के वेरिएंस का एक छोटा सा चार्ट बना देता हूँ जिससे आपको समझ में आए होता क्या है। जब हम मटेरियल कॉस्ट का वेरिएंस निकालते हैं, तो मटेरियल के कॉस्ट के वेरिएंस में दो कंपोनेंट बेसिकली होते हैं। एक तो क्या होता है मटेरियल का प्राइस का वेरिएंस, जो मैंने आपको बता दिया कि प्राइस देख के आपको समझ में आ जाएगा, ये आसान होता है। एक होता है मटेरियल यूजेज वेरिएंस, यूजेज मतलब ये इसको क्वांटिटी या वॉल्यूम का आप कह सकते हो, क्वांटिटी या वॉल्यूम का कह सकते हो। अब इसमें फर्दर फिर कई चीज होती हैं, फर्दर कैसे इसका बाइफर्केशन होता है। एक तो होता है मटेरियल मिक्स वेरिएंस, मिक्स वेरिएंस, मिक्स कब होगा, मिक्स वाला जब होगा जब एक से ज्यादा मटेरियल आपके लग रहे होंगे। ठीक है, ओके। एक आपका होगा यील्ड का वेरिएंस, एक आपका होता है यील्ड का वेरिएंस। सर ये क्या होता है यील्ड वाला, यील्ड वाला मैं समझाऊंगा। और एक होता है आपका सब यूजेज का, ठीक है, सब यूजेज का वेरिएंस।
तो अच्छा, मैंने मिक्स वाला आपको बता दिया, ये वाला आपको बता दिया, प्राइस वाला आप आसानी से समझ सकते हैं, मिक्स वाला आप आसानी से समझ सकते हैं अब रेशियो को देख के। अब ये यील्ड का क्या चक्कर है जी? यील्ड का चक्कर ये है, मैंने आपको पहले पुराने सवालों में भी समझाया था, मैं यहाँ एक ब्लॉग बना लेता हूँ अपने समझाने के लिए। यील्ड का मतलब होता है कि जैसे आपको मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ, आप अपने घरों में देखते होंगे कि मान लीजिए आपको घर में पनीर बनाना है, 1 किलो जो मिल्क लाते हैं, 1 किलो मिल्क जो लाते हैं, उसमें आप अपने घर पूछना, अपने जो लोग रसोई में काम करते हैं उन्हें तो पता होगा, लेकिन जो जो बॉयज हैं शायद वो रसोई में काम नहीं करते होंगे, उन्हें अपनी मदर से पूछें या किसी और से पूछें कि भाई इस 1 किलो मिल्क अगर मैं ला कर दूं तो कितना पनीर बनेगा इससे। तो वो शायद आपको बताएंगे, अब मुझे पता नहीं कितना बनता है, पर वो शायद कहेंगे कि 200 ग्राम बनेगा या 250 ग्राम बनेगा, ऐसा कुछ बताएंगे। तो ये आपकी यील्ड है, ठीक है, ये आपकी यील्ड है, मतलब आपको इतना इनपुट देते हैं तो इतना आउटपुट आपको मिलना चाहिए। ओके, अब हुआ क्या, आपने मान लीजिए 1 किलो जब आप इस काम को किया तो आपने देखा तो 220 ग्राम निकल आया, 220 ग्राम निकल आया, तो ये यील्ड बहुत अच्छी हो गई आपकी। और हो सकता है ये 180 ग्राम भी निकल सकता था, ठीक है। ऐसे ही मैं शुगर केन का एग्जांपल भी आपको दिया था। तो आपका हो क्या रहा होगा, यील्ड वाले सवाल में क्या हो रहा होगा कि आप जो इनपुट देते होंगे, आप कुछ इनपुट देते होंगे और कुछ लॉस होता होगा, यहाँ पे कुछ लॉस होता होगा, प्रोसेस का लॉस या कुछ होता होगा, और फिर कुछ आउटपुट आती होगी, है ना, ऐसा कुछ चार्ट बनता होगा, कुछ आउटपुट आती होगी। तो ये जहां लॉस का चक्कर होगा वहां आपका यील्ड बन रहा होगा, जहां आपका लॉस का चक्कर होगा वहां आपका यील्ड बन रहा होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको देखनी पड़ेगी कि भाई यील्ड का कैसे पता हम लगाएं, ठीक बात है। तो ये यील्ड आपको देखनी पड़ेगी। तो इस केस में आप देखना पड़ेगा कि भाई यहाँ जो हमने इसको इनपुट दी है उस इनपुट पे कितनी यूनिट बनाना चाहिए था। भाई हमने इस इनपुट पे 1 यूनिट बना रहे हैं, तो हमने जब ये इनपुट इसको दी है तो इसको कितनी यूनिट बनानी चाहिए वो हमें देखना पड़ेगा। तो अगर वो यूनिट बनने में कुछ फर्क आ रहा है तो वहाँ यील्ड का फर्क आ जाएगा। एक एग्जांपल मैंने शुगर केन वाला भी दिया था, जो गन्ना होता है ना, गन्ना, मैं हिंदी बता रहा हूँ आपको आज, गन्ना, गे आधा न ना है, ये सही लिखा हुआ है। तो इसमें क्या होता है, जैसे 1 केजी जो आपका शुगर केन होता है, मतलब 1 किलो गन्ने में कितनी चीनी बनती होगी, हो सकता है 150 ग्राम बनती हो, या चलो 250 ग्राम बनती होगी, है 25% रिकवरी रेट आ जाता है, तो इसको कहीं कहीं रिकवरी रेट भी कहते हैं। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि क्या इनपुट देने पे अगर कहीं लॉस, इस तरह का लॉस हो रहा होगा, कुछ हो रहा होगा, वहां आपको ये चीजें मिलेंगी। अच्छा, एक मुद्दा और फंसता है, एक मुद्दा क्या फंसता है, कई बार रिवाइज स्टैंडर्ड निकालने पड़ते हैं, तो बच्चे बड़े परेशान होते हैं कि सर रिवाइज स्टैंडर्ड कब निकालें कब नहीं निकालें, समझ में नहीं आता हमें। तो रिवाइज स्टैंडर्ड कब निकालना है ये आपको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल फिर दोबारा से लेता हूँ। तो इस केस में आपको ये देखना पड़ेगा यहाँ पे कि आपका जैसे ये जो एक्चुअल में आपने बनाया, ये 2000 यूनिट आपको जो आपने बनाया, तो 2000 यूनिट के बनाने के लिए आपको बेसिकली ये कितना मटेरियल लगना चाहिए था, ये वाला बताओ। 2000 के लिए आपको ये 20,000 केजी लगना चाहिए था, है, और आपने लगाया कितना है, 1890 केजी। और ये लगना कितना चाहिए था 5 के हिसाब से, आप देखो 5 के हिसाब से आपको कितना लगना चाहिए था 2000 के लिए एक्चुअल में, तो ये लगना चाहिए था 10,000, आपने लगाया कितना है 10,750। तो जब ये चीजें फर्क आएंगी तो आपको अपने स्टैंडर्ड को रिवाइज करना पड़ेगा। मतलब रिवाइज क्यों करना पड़ेगा कि आपने स्टैंडर्ड ही गलत बना दिया, भाई स्टैंडर्ड ही गलत बना दिया आपने। तो अपने स्टैंडर्ड को पहले जो आपने टोटल चीज यूज की है इसको रिवाइज करना पड़ेगा स्टैंडर्ड को। देखो होता क्या है, सबसे पहले आप स्टैंडर्ड बनाते हैं, फिर देखते हैं कि अगर ये उस पैटर्न पे काम नहीं कर रहा तो शायद हमने स्टैंडर्ड गलत बना दिया होगा, ठीक है। तो ये देखो इस केस में आपकी टोटल जो एक तरह से क्वांटिटी है वो चेंज हो जा रही है। भाई अगर ये आपकी टोटल क्वांटिटी चेंज जो आपकी नहीं होती फिर कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ आप देखो, यहाँ आपको अगर, भाई देखो ये 2000 यूनिट के लिए स्टैंडर्ड के हिसाब से कितना लगना चाहिए था, स्टैंडर्ड के हिसाब से यहाँ 20,000 लगना चाहिए था कि नहीं लगना चाहिए था, और यहाँ 10,000 लगना चाहिए था, अब ये लग ही नहीं रहा। तो इसका मतलब स्टैंडर्ड ही गलत बनाया। यानी कि जो हमने ये कॉम्बिनेशन यूज किया है, जो हमने ये कॉम्बिनेशन यूज किया है एक्चुअल में वो स्टैंडर्ड के हिसाब से अपने को वापस ले जाना पड़ेगा कि वो स्टैंडर्ड किस
कितना ठीक था, वो स्टैंडर्ड हमारा कितना ठीक था, वो हमें देखना पड़ेगा, या उस स्टैंडर्ड के हिसाब से ये कैसे होनी चाहिए थी। तो ये जब फर्क आएगा तो आप रिवाइज स्टैंडर्ड आपको करना पड़ेगा। तो पर्टिकुलर इस केस में अगर मैं बताऊं कि रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी आप कैसे निकालेंगे, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी आप जैसे निकालेंगे, ए के लिए कैसे निकालेंगे कि आपने जो एक्चुअल में काम किया 2000 यूनिट बनाई, तो 2000 में आपको कितना लगना चाहिए था, 20,000 केजी मटेरियल लगना चाहिए था, ठीक है। तो टोटल कितना था, 20,000 ये लगना चाहिए था और 10,000 नीचे वाला। तो 20,000 डिवाइडेड बाई 30,000 यहाँ निकालेंगे, और आपने जो टोटल में लगाया कितना है, 29,650, ये 29,650। तो जब इनका सम कब ये और आसान तरीका और समझ लो, बिल्कुल मोटा, बिल्कुल जो कुछ ही ना मान लो समझ में आ रहा तो ये समझ लो, चलो कि जब आप इन दोनों का सम चेक करो, इन दोनों का सम चेक करो इस आउटपुट पे, मतलब देखो इस एक्चुअल आउटपुट पे सम चेक करो। सम कैसे चेक करेंगे भाई, एक्चुअल आउटपुट पे ये स्टैंडर्ड अगर मैं फॉलो करता तो कितना होना चाहिए था, ये होना चाहिए था 20,000, है ना, ए के लिए। इस स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए ये कितना मटेरियल यूज होना चाहिए था, ए यूज होना चाहिए था 20,000, और बी कितना यूज होना चाहिए था 10,000, है ना, ये होना चाहिए था, ये 30,000 केजी मटेरियल यूज होना चाहिए था इस स्टैंडर्ड को अगर मैं फॉलो करता, है ना। लेकिन हुआ क्या है, ये हुआ है एक्चुअल में, तो यानी कि स्टैंडर्ड ही गलत था। स्टैंडर्ड को किसी हद तक मुझे रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है, अपना स्टैंडर्ड को मुझे क्या करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस क्वांटिटी के हिसाब से इस रेशियो में फॉलो करते हुए अपने स्टैंडर्ड को, जो अगर मैं वैसे बनाता तो ये क्या मोटा मोटा स्टैंडर्ड कितना आता, ये आता 20,000 यूनिट ए के लिए और 10,000 यूनिट बी के लिए। और मैं अब इसको इसके हिसाब से इस रेशियो को यूज करके जब मैं करूंगा तो कितना आएगा, देखो तो ए के लिए कितना आएगा भाई, आपका 20,000 आना चाहिए था 30,000 में से, ठीक है, रेशियो तो वही रहा, इनटू आपने टोटल क्वांटिटी कितनी निकाली है, ये आपकी है 19,650। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इन दोनों का सम कर लो, 19,650 इनका सम आएगा दोनों का, और आप फिर एक्चुअल के लिए इसके हिसाब से देखो, अगर इन दोनों में फर्क है तो आपको रिवाइज करना पड़ेगा स्टैंडर्ड, ठीक है। एक मोटी बात समझ लो, जो जिनको ज्यादा है, क्योंकि मैं भी अब स्क्रीन पे बोल रहा हूँ, मैं आपके सामने तो है नहीं, अदरवाइज हो सकता है आपकी कुछ क्वेरी होती मैं कुछ और आंसर करता। बट मोटी बात ये समझ लो कि एक्चुअल यूनिट के लिए आप स्टैंडर्ड के हिसाब से देखो, ठीक है, स्टैंडर्ड के हिसाब से देखो कि कितनी क्वांटिटी आनी चाहिए थी, 30,000 आनी चाहिए थी, लेकिन आपने आपने कितनी यूज की है, 19,650। तो जब ये फर्क होगा आपकी इसमें, तभी आपको रिवाइज स्टैंडर्ड करना पड़ेगा। तो ये तीन बात मूल थी जो मुझे बतानी थी, हो सकता फ्लो में थोड़ा बहुत उधर हो गया हो, मेरे हिसाब से आपको यूजफुल लगी होगी। अब अगर इतनी बात समझ ली है, फिर सवाल में कुछ नहीं बचा, ठीक है, फिर सवाल में कुछ नहीं बचा। अब चलो हम जल्दी से क्या करते हैं, सबसे पहले मटेरियल को पकड़ते हैं, क्योंकि मटेरियल का वेरिएंस निकालना है। तो मटेरियल का वेरिएंस निकालने के लिए सिंपल आ जाओ, मटेरियल के वेरिएंस आपको देखो, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, ये तो आप बता ही सकते हो, ए की 10 के हिसाब से आएगी, बी की आपकी 5 के हिसाब से आएगी, कितनी आएगी 20,000 और 10,000। तो ये रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी का देखो पहले ही जिक्र आ गया। ये आपको मैं फिर दोबारा बता दे रहा हूँ कि आपको कुछ ना समझ में आए तो इसको जोड़ लो जो आपने एक्चुअल में लगाई है, इसको जोड़ लो आपने जो एक्चुअल में लगाई है, और क्या करो, रिवाइज कब निकालना, सिंपल सिंपल बात समझ लो कि भाई इन दोनों को जोड़ लो, इनका आएगा 19,650 मान लो। और अगर मैं ये एक्चुअल यूनिट इस स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाता तो मेरा कितना लगता, तो मेरा लगता ये 20,000 लगता, और ये 10,000 लगता, 30,000 लगता। तो ये 30,000 ये आपका 29 आएगा, सॉरी 19 नहीं आएगा, 29,650 आएगा ये, ठीक है। तो ये आपका 30,000 आता। अब आप देखो टोटल क्वांटिटी में कितना फर्क आ गया, अगर ये फर्क आ गया तो आपको फिर अपने स्टैंडर्ड को रिवाइज करना पड़ेगा। ये बात बहुत आसान और मोटी है, ठीक है। चलो इन्होंने वही काम किया है। तो ए के लिए रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैसे निकलेंगी, 20,000 डिवाइडेड बाय 30,000, ये जस्ट रेशो की वजह से है। मतलब जब हम 30,000 के लिए, हमारा 30,000 का स्टैंडर्ड था टोटल, तो 29,650 के लिए कितना होना चाहिए, तो ये आपके ए की क्वांटिटी स्टैंडर्ड के हिसाब से कितनी यूज होनी चाहिए, 19,667.67 के जी आएगी। बी के लिए ये 10
10,000 डिवाइडेड बाय 30,000 इंटू 29650 ये आएगी। तो इससे आपकी ये ए और बी के लिए रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ जाएंगी। अब आप एक इन्होंने स्टैंडर्ड यील्ड निकाली है, ये कैसे निकली है साहब? ये कैसे निकली है ये पता करना पड़ेगा। देखो ये कैसे निकलेगी। स्टैंडर्ड यील्ड आपकी क्या थी? जब आप देखो मुद्दे की बात ये सुनो, जो बजट पे आए थे, जब आप 2100 यूनिट बना रहे थे, यहाँ पे बजट में आपने कितनी यूनिट बनाई थी? 2100 यूनिट पर मंथ। 2100 बना रहे थे ना भाई बजट के हिसाब से पर महीने। 25,200 डिवाइडेड बाई कितना था, डिवाइडेड बाई 12 करेंगे तो कितना आएगा? 2100। बजट के हिसाब से आपको 2100 यूनिट बनानी थी। अब जब आप 2100 यूनिट बना रहे थे तो इनपुट कितना डाल रहे थे साहब? इनपुट देखो कितना डाल रहे थे। इनपुट डाल रहे थे आप ये आप डाल रहे थे इनपुट आपका 10 इंटू 2100, ठीक है, यही डाल रहे थे ना। तो ये आपका हो गया 21,000 ए में। और बी का कितना इनपुट देना पड़ रहा था आपको? 5 इंटू 2100, 21,000 नहीं सॉरी 2100, 5 इंटू 2100, तो ये कितना आएगा? ये आपका आ जाएगा 10,500 है भैया, 10,500। तो आप कितनी इनपुट देते थे? 31,500। आप इनपुट कितनी दे रहे थे मटेरियल की? 31,500 दे रहे थे। तो कितनी यूनिट बनती थी? 2100 यूनिट बनती थी हमारी, है। तो अब हमने जब कितना दिया है? हमने दिया है 29,650। तो कितनी यूनिट बननी चाहिए ये पता करना है। अगर ये कैसे निकाल देंगे? ये तो सिंपल डिवीजन का सवाल हो गया। ये तो बहुत ही सिंपल सवाल हो गया भाई। जब मैं 3150 इनपुट देता हूं तो मेरी 2100 यूनिट बन जाती हैं। मेरी कितनी यूनिट बन जाती है? 2100 यूनिट बन जाती हैं। तो जब मैंने इतनी इनपुट दी तो कितनी यूनिट बननी चाहिए थी ये बताओ। तो कितनी यूनिट बननी चाहिए थी भाई? ये बननी चाहिए थी आपकी 2100 डिवाइडेड बाई 31,500 इंटू 29650। ये तो अपने क्लास 8 के सवाल हैं ये। वैसे अगर ये पर्टिकुलर पोर्शन देखो तो इससे कितनी यूनिट बनेंगी ये कैलकुलेट कर लो आप। मुझे तो कैलकुलेट करने में टाइम लगेगा, मेरे पास कैलकुलेटर ही नहीं है आज। चलो वही आंसर देख लेते हैं। ये फॉर्मूला आप देख लो, यहाँ ऐसे ही लगाया होगा। यील्ड का क्या है कि इनपुट कितनी देते हो आपको क्या मिलता है जब, तो ये यील्ड का मेथड है। तो एक्चुअल देखो यील्ड आपकी कितनी हुई है, कैसी आ रही है, फेवरेबल है कि अगेंस्ट है? भैया आप स्टैंडर्ड के हिसाब से 31,500 इनपुट देते थे और ए और बी को मिला के तो आपको 2100 यूनिट बनती थी। आपने इनपुट कंबाइंड इनपुट 29,650 दिए तो कितनी यूनिट बननी चाहिए? तो ये आपका यहाँ ये निकल आया कि 2100 डिवाइडेड बाय आपकी 3150। और जब आपने इनपुट इतनी दी तो 1976.67 यूनिट बननी चाहिए थी, है ना भाई। 2100 यूनिट बनाने के लिए 31,500 देने पड़ते थे इनपुट। अब आपने इनपुट इतनी दी है तो कितनी यूनिट बनेगी? 1976.67 यूनिट बनेगी। तो ये बात मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी यील्ड वाला चक्कर क्या है? अब इसमें हम देखो, अब ये आपकी मटेरियल प्राइस वेरिएंस जो कि बहुत आसान है, आप निकाल सकते हैं। सिंपल प्राइस निकाल लो भाई आपका। देखो ये आपका स्टैंडर्ड प्राइस तो यहाँ दिया हुआ है ए और बी मटेरियल का। एक्चुअल प्राइस आप यहाँ से निकाल सकते हैं कि आपका 18,900 और 10,750 के अगेंस्ट ये रेट लिखा हुआ है एक्चुअल का। तो आपका ये रेट आ जाएगा। तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस में निकाल के दिखाता हूँ आपको। मटेरियल प्राइस वेरिएंस यहाँ चलते हैं सीधे, तेज चलते हैं अब तो, क्योंकि सवाल बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस से 5.25 कहाँ से आ गया? 5.25 आपका आ जाएगा वहां से। आप इसको डिवाइड कर दीजिए ए के लिए 99,225 को 18,900 से, और ये आपका 10 आपका 61,275 को डिवाइड करिए 10,750 से। तो आपके ये ए और बी मटेरियल के लिए एक्चुअल रेट आ जाएंगे। तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस हम क्या करते हैं? वेरिएंस क्या होता है? वेरिएंस कुछ भी नहीं होता, स्टैंडर्ड और एक्चुअल का डिफरेंस होता है। ये अगर हम कॉस्ट का आइटम ले रहे हैं तो मटेरियल कैसा आइटम है? कॉस्ट का आइटम है। तो ये हम अपने एक्चुअल काम के लिए निकालते हैं। एक्चुअल क्वांटिटी जो आपने यूज की, प्राइस का डिफरेंस निकालना है ना, तो बेसिक थ्रस्ट क्या है? प्राइस का डिफरेंस यानी प्राइस का वेरिएंस। तो स्टैंडर्ड प्राइस ए के लिए इतना था, ये एक्चुअल में इतना आया। 20,000
हमने अपनी जो एक्चुअल में क्वांटिटी यूज की तो 5000 एडवर्स आ गया। सिमिलरली बी के लिए 6 रुपए का हमारा स्टैंडर्ड प्राइस था, 5.7 एक्चुअली हो गया, 11,500 केजी हमने मटेरियल यूज किया, ये 3450 फेवरेबल हो गया, तो आपका 15,500 एडवर्स आ गया। अब मटेरियल यूजेज वेरिएंस, यूजेज वेरिएंस का क्या मतलब है कि आपने कितना यूज किया, क्वांटिटी कितनी यूज की। देखो यूज कितनी की, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी और स्टैंडर्ड प्राइस के लिए। भाई देखना है कि थ्रस्ट किस बात पे है, यहाँ यूजेस पे थ्रस्ट है, तो यूजेस पे थ्रस्ट है, मैं यूज देखूंगा। स्टैंडर्ड वेरिएंस क्या है, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी अलाउड की गई थी, एक्चुअल क्वांटिटी कितनी मैंने यूज कर ली, ठीक है। और आपके स्टैंडर्ड प्राइस के लिए, क्योंकि यहाँ मैं वेरिएंस किसका देखना चाहता हूँ, यूजेस का, तो मुझे प्राइस को यहाँ फिक्स करना पड़ेगा स्टैंडर्ड। तो 20,000 मुझे यूज करनी थी, मैंने 18,900 की यूज की, मैं तो बहुत अच्छा काम किया। और इसका 5 रुपए रेट था, 10,000 यहाँ यूज करनी चाहिए थी, यहाँ 10,750 यूज कर ली, तो स्टैंडर्ड के हिसाब से ज्यादा यूज कर ली, ये 6 रुपए रेट इसका था। तो ये फिगर आपकी आ जाएगी, मतलब आपका ए का फेवरेबल 5500 और बी का आपका 4500 एडवर्स आएगा, कंबाइंडली ये 10,000 सॉरी 1,000 फेवरेबल आ जाएगा। मटेरियल मिक्स वेरिएंस जो मैंने आपको बताया था, मिक्सअप का क्या चक्कर था, कई रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो आपकी थी, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो हमने निकाली थी, उसमें से आप अपनी एक्चुअल क्वांटिटी को घटा लीजिए, क्योंकि ये क्या है आपकी, भाई आप जो जो मैंने आपको ये समझाया भी था, तो ये आप निकाल सकते हैं। बी का आप जो है आपकी रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी ये निकाली हुई है, ये आनी चाहिए थी, और आपने एक्चुअल में कितनी की, 10,750 की, तो इससे आपके फेवरेबल और एडवर्स आएंगे, कंबाइंडली ये इतने हो जाएंगे। यील्ड वेरिएंस, यील्ड वेरिएंस आपको जैसे बताया कि 2000 यूनिट बननी चाहिए थी आपकी इनपुट में, सॉरी 2000 यूनिट आपकी बनी, और बननी कितनी चाहिए थी स्टैंडर्ड के हिसाब से, 1976.67। अब ये 80 रुपए का रेट कहाँ से आता है, स्टैंडर्ड रेट 80 रुपए का, इसलिए ये आएगा यहाँ से। 80 रुपए का रेट देखो ऐसे आएगा ये, आप देखो आपका ये 5 केजी मटेरियल लगना था, है ना, 10 केजी मटेरियल लगना था 5 रुपए के हिसाब से, तो एक यूनिट के लिए, है ना, तो 50 रुपए का तो ए लगेगा, और 5 केजी मटेरियल लगना था 6 रुपए के हिसाब से, 30 रुपए का बी लगेगा, तो ये 80 रुपए आपका एक यूनिट में स्टैंडर्ड के हिसाब से मटेरियल लगना चाहिए था। तो ये आपका 80 रुपए का ये रेट आ गया, इससे आपका ये यील्ड फेवरेबल हो गया, ठीक है। तो इसमें कोई झगड़ा नहीं है, कोई समस्या नहीं है। अब जैसे आपने मटेरियल की बात की, अब लेबर पे चलते हैं। लेबर में भी आपके क्या है, लेबर में कुछ वेरिएंस आपको साफ साफ दिख जाते हैं सवाल को देखते ही। कैसे दिखेंगे, आप कहोगे सर हमें तो दिखते नहीं, अब चलो वो एक्सपीरियंस के साथ दिखेंगे, कि आप देखते ही समझ जाएंगे कि कैसे हो रहा है। तो लेबर के वेरिएंस, लेबर कॉस्ट के वेरिएंस क्या होते हैं, सबसे पहले तो उसका एक छोटा सा मैं चार्ट बना लेता हूँ। जो आपके लेबर के कॉस्ट वेरिएंस होते हैं, एक तो रेट का तो होगा ही होगा, तो रेट का तो सबसे आसान होगा, अगर सवाल में कुछ भी ना समझ में आए तो रेट का तो निकाल ही देना आप, ठीक है, रेट तो आपको दिख ही जाएगा। और क्या होगा, और एक इफिशिएंसी का होगा, है, मैं अपने आप को यहाँ लिमिट करता हूँ ज्यादा एक्सप्लेन करने से, नहीं तो सवाल की लेंथ इतनी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, आप बोर हो जाएंगे। इफिशियंसी, ठीक है, एक इफिशियंसी का होता है, और इस इफिशियंसी में ही बहुत सारे होते हैं, लेकिन यहाँ आपका आइडियल टाइम क्या होता है, आइडियल माने होता है खाली 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 बैठा के जो पैसा देते हैं, वो आइडियल टाइम होता है, ये हमेशा एडवर्स ही आएगा। अब इसको एग्जांपल में मैंने पहले भी समझाया था कि जैसे मान लो आप अपने घर में अपने कंस्ट्रक्शन का कार्य चल रहा है, तो आप किसी लेबर को लेके आए कि भैया हमारे घर तुम काम करना 8 घंटे, और हम तुम्हें 200 रुपए देंगे, मान लो, ठीक है, ये 400 रुपए देंगे, चलो इतना कम रेट भी नहीं है, 400 रुपए हम तुम्हें देंगे। तो अब वो आ गया, ठीक है भैया, अब वो आया, लेकिन तुमने क्या किया, उसको कहा कि भाई यार हमारा अभी सीमेंट नहीं आया है, तुम बैठ जाओ थोड़ी देर, ठीक है। सीमेंट आया आपका, मान लो सुबह 10 बजे से काम शुरू होना चाहिए था, और सीमेंट आपका आया 11-12 बजे। तो अब बताओ इसमें लेबर की कोई गलती है, वो बेचारा बैठा है, वो काम करने के लिए राजी है, लेकिन आपके पास सामान ही नहीं है, तो उसको कहते हैं कि आइडियल आइडियल मतलब वो खाली बैठ गया, लेकिन आपको इसको पेमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ देखो ये आपको दिख रही है बात कि वर्क एक्चुअल में आपने पेमेंट कितने का किया, 10,500 घंटे का, और काम कितना किया, एक्चुअली वर्क कितना किया, 10,300, तो ये 200 घंटे जो है आपने उसको खाली बैठा के पैसे दिए, खाली बैठाकर बैठाकर, मेरा लेख बहुत खराब है, बैठाकर
बैठा कर पैसा दिया, ठीक है, पैसा दिया, तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं, आपको पैसा देना पड़ेगा। तो ये आपको आइडियल मिल जाएगा। तो अब इसको मैं करके दिखाता हूं आपको। सबसे पहले रेट में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 5 रुपए का रेट है। आपने आपने कितने रुपए का रेट दिया होगा, 50,400 डिवाइडेड बाई 10,500, आप देख लो रेट का तो यहीं से आ जाएगा। तो चलो, लेबर रेट का वेरिएंस 5 रुपए का रेट है, इसको आप 4.8 कैसे आएगा, 4.8 आएगा आपका एक्चुअल का रेट 50,400 डिवाइडेड बाई 10,500, तो ये आपका रेट आ गया। तो रेट का वेरिएंस तो आपका ये हो गया। जिस चीज को आपको वेरिएंस पे फोकस करना है, जैसे यहाँ फोकस किसको कर रहे हैं, रेट पे, तो स्टैंडर्ड के साथ एक्चुअल रेट को कंपेयर करो, किसके लिए, एक एक्चुअल आवर के लिए, क्योंकि हमें यहाँ रेट का वेरिएंस निकालना है। तो ये आपका फेवरेबल आ गया। और एफिशिएंसी का वेरिएंस कैसे आएगा, एफिशिएंसी का वेरिएंस क्या है, देखो भाई, स्टैंडर्ड के हिसाब से कितने घंटे लगने चाहिए थे, स्टैंडर्ड के हिसाब से 5 घंटे एक यूनिट पे लगते हैं, तो 2000 यूनिट बनाई है आपने, तो कितने घंटे लगने चाहिए थे, घंटे लगने चाहिए, तो 10,000 आपने लगाए, एक्चुअली में कितने हैं, 10,300, तो इसको 5 रुपए के रेट से देखो तो 1500 रुपए का एडवर्स आएगा। आइडियल टाइम का वेरिएंस, ये आपने 200 घंटे उसको खाली बैठाया है, तो ये 1000 रुपए आएगा। तो इनको कंबाइन करेंगे तो आपका लेबर कॉस्ट वेरिएंस निकल आएगा। और ये लेबर कॉस्ट वेरिएंस आपका, आप सीधे ये भी कह सकते हो कि स्टैंडर्ड के हिसाब से कितना पे करना था, यानी कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट माइनस एक्चुअल लेबर कॉस्ट, तो ये आपका इनका सम ही आ जाएगा डायरेक्टली। अब आपने अगर लेबर का कर दिया है तो वेरिएबल को भी कोई दिक्कत नहीं है, वेरिएबल भी सिमिलर पैटर्न पे ही चलता है। वेरिएबल ओवरहेड को मैं एक्सप्लेन करने से पहले एक छोटा सा आपको चार्ट बना के दिखा देता हूं, जिसमें आपका लेबर लेबर आपके वेरिएंस तो मैंने निकाल दिया। अब मैं आपको ये कौन से दिखाना चाहता था, ओवरहेड के दिखाना चाहता था, ओवरहेड का दिखाना चाहता था। अच्छा, मैं ओवरहेड का नहीं, लेबर का थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। लेबर में, हाँ, जो मैं बता रहा था आपके इस सवाल में, तो आपके इतने ही वेरिएंस निकल रहे थे, लेकिन आपका देखो वैसे अगर आप समझो अपनी जानकारी के लिए, तो लेबर कॉस्ट का वेरिएंस में क्या क्या वेरिएंस आते हैं, एक तो लेबर रेट का वेरिएंस आता है, और एक लेबर की इफिशियंसी का वेरिएंस आता है। इफिशियंसी हमेशा होती है घंटों के हिसाब से, मतलब लेबर घंटे में काम करती है, तो कितना जो काम उसको अगर 5 घंटे में करना था उसने 4.5 में कर दिया तो लेबर एफिशिएंट है, अगर 5 घंटे का काम उसने 5.5 में किया तो लेबर थोड़ी सी लेजी है या इनएफिशिएंट है। तो इसमें भी कई सारे वेरिएंस फिर आते हैं, आप देखोगे तो इसमें भी यील्ड का वेरिएंस आता है, और मिक्स का वेरिएंस आता है। आपके केस में क्यों नहीं आएगा, क्योंकि मिक्सिंग हो ही नहीं रही गैंग की, ठीक है। और आपका क्या होता है, आपकी सब एफिशिएंसी के वेरिएंस भी आते हैं, आइडियल टाइम के वेरिएंस आते हैं, ठीक है, सब एफिशिएंसी के वेरिएंस भी आते हैं। आइडियल टाइम तो मैंने आपको बता दिया था। तो ये एज ए मोटा होता है, ये आपकी थ्योरी में कहीं लिखने में काम आ सकता है, इसलिए मैंने यहाँ एक्सप्लेन कर दिया। अब वेरिएबल ओवरहेड के कैसे होते हैं, क्योंकि वेरिएबल ओवरहेड भी आपके जो लिंक होते हैं वो लेबर आवर से ही लिंक होते हैं। तो यहाँ भी आपका किसका होगा, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस जो है आप में, इसमें किस किस के आएंगे, एक तो रेट के तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है, या ये एक्सपेंडिचर और बजट की फॉर्म में आते हैं बेसिकली। बजट वेरिएंस आएगा एक तो आपका बजट, और ये आपका किसका आएगा, एफिशिएंसी वेरिएंस, ठीक है। तो ये क्या कहेगा, ये बजट वाला जो है, ये एक्सपेंडिचर भी कहते हैं इसको कई बार, एक्सपेंडिचर या बजट, ठीक है, ये बजट का वेरिएंस है, एक्सपेंडिचर का वेरिएंस कहलाता है। तो ये आपका एक फाइनेंशियल पैरामीटर टाइप का है, और ये वाला जो है ऑपरेटिंग पैरामीटर टाइप का है, मतलब ये ऑपरेशन से रिलेटेड है, और ये फाइनेंशियल टर्म है कि आपने बजट कैसा बनाया था, और ये आपका ना ऑपरेशन कितना एफिशिएंटली किया, ये बताना चाहता है। तो इसमें फिर आप देखोगे तो ये वेरिएंस आते हैं, तो इनको आसानी से आप निकाल सकते हो। रेट का वेरिएंस तो आपका, अच्छा हम तो अभी ओवरहेड पे आ गए ना, तो ओवरऑल वेरिएंस क्या होता है, वेरिएबल ओवरहेड कि आपने रिकवर्ड कितने किए और एक्चुअल कितना हुआ। तो रिकवर्ड कितने किए होंगे, 60 रुपए के हिसाब से 2000 यूनिट के लिए आपने रिकवर्ड का रेट यहाँ दिया हुआ है, देखो ये आपको 60 रुपए के हिसाब से करने थे, और एक्चुअल में कितने किया आपने खर्च, वो देख लो, इन दोनों का ही टोटल जो है वो आपका लेबर सॉरी वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस आएगा। रिकवर्ड कितने किए आपने, 2000 यूनिट के लिए 60 रुपए के हिसाब से करोगे, और एक्चुअल में कितने हुए, 1,15,000। तो ये 1,15,000 इन्होंने कहीं लिखे हुए भी हैं,
ये लिखे हुए 1,15,000 ये हुए। तो रियल में रिकवरी कितनी मतलब एक्चुअल यूनिट आपकी 2000 थी, इसके लिए 60 रुपए के हिसाब से रिकवर कर लिया हमने और एक्चुअल में इतना हुआ। तो ये तो ओवरऑल आपका वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस आ गया। तो ये 5,000 रुपए का फेवरेबल आ गया। वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंसेस वेरिएंस, तो एक्सपेंसेस वेरिएंस आपका कैसे आएगा ये या बजट वेरिएंस कैसे आएगा ये। तो इसमें इस सवाल को अगर और सिंपली समझना चाहें, मुझे लग रहा है ज्यादा मैं तेज चल रहा हूँ, ज्यादा कॉम्प्लेक्स तो नहीं हो जाएगा, मैं इस सवाल को बहुत आराम से थोड़ा सा और समझाना चाहता हूँ। और समझाने के लिए मैं कैसे समझाऊं, पहले मुझे देखना पड़ेगा कि वेरिएबल ओवरहेड की आपकी रिकवरी रेट क्या है। रिकवरी रेट क्या है? रिकवरी रेट है आपका 60 रुपए पर यूनिट, ठीक है। लेकिन चूंकि यहाँ एफिशिएंसी और ये सब भी इन्वॉल्व है, एफिशिएंसी किसकी होगी? लेबर की। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि एक यूनिट में आपके कितने घंटे लगते हैं? 5 आवर लगते हैं, ठीक है। तो अगर मैं रिकवरी रेट घंटे के हिसाब से निकालना चाहूँ, पर आवर के हिसाब से, तो वो कितना आएगा? 60 डिवाइडेड बाई 5, तो ये कितना आएगा? 12 रुपीज पर यूनिट। 12 रुपीज पर यूनिट। मैं ये बार बार इसलिए समझा रहा हूँ, मुझे लगता है कि शायद आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाए, क्योंकि आप फिर कमेंट्स में सवाल पूछते हैं तो वो एक्सप्लेन करने थोड़े मुश्किल हो जाते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा लेंदी कर रहा हूँ इस चीज को और आपको बिल्कुल बहुत बेस्ड लेवल से समझाना चाह रहा हूँ। ये मैं यूनिट के पर आवर्स आएगा यहाँ। तो आपका ये रिकवरी रेट दो तरह से हो गया, एक तो 60 रुपए पर यूनिट हो गया, या दूसरे शब्दों में कहें तो 12 रुपीज पर आवर के हिसाब से हो गया। अब ये मैं आवर क्यों निकाला हूँ? क्योंकि मैं एफिशिएंसी यूज करूंगा। तो मोटी बात क्या है? मोटी बात ये है कि जो वेरिएंसेस हैं वो क्या है कि आपका स्टैंडर्ड क्या कहता है और आपने एक्चुअल में क्या काम किया, ये तो बिल्कुल आपका कॉस्ट वेरिएंस बताएगा। तो आप अपने आप से ही सवाल पूछा करो, खुद ही अपने टीचर बन जाओ, क्योंकि आप एक सेल्फ स्टडी करते हैं तो आपको यू शुड बी योर टीचर ओनली। अब आप ये बताओ कि आपने जो पहले रिकवरी रेट बनाया था, ठीक है, जो आपने रिकवरी रेट बनाया था, आपने 2000 यूनिट बनाई। आपने कितनी बनाई? 2000 यूनिट बनाई। तो जो आपने स्टैंडर्ड बनाया था, उसके हिसाब से स्टैंडर्ड के हिसाब से कितना रिकवर्ड किया, ठीक है, ये रिकवरी कर ली होगी। और एक्चुअल कितना खर्चा हुआ, इनका आंसर अगर ढूंढ लो तो आपका लेबर कॉस्ट वेरिएंस आ जाएगा। तो स्टैंडर्ड के हिसाब से कितना कितना आपने रिकवर कर लिया होगा? आपने कहा मैं 2000 यूनिट बना रहा हूँ, 60 रुपए के हिसाब से रिकवर करना है एक यूनिट का, तो कितना रिकवर कर दिया होगा? इतना। और खर्चा कितना हुआ? 1,15,000। तो ये आपका हो गया, ये आपका 1,20,000 आ जाएगा। तो 5,000 आपका ये फेवरेबल आ जाएगा। तो ये तो बात मैंने पहले भी बता दी थी, लेकिन अब आपको और सिंपल वे में बताई है। अब दूसरा क्या है, ये एक्सपेंसेस के वेरिएंस क्या है? एक्सपेंसेस के वेरिएंस में आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई रियल में आपने जो काम किया, 10,300 आपने घंटे काम किया रियल में, आइडियल टाइम को निकाल दे तो, और 12 रुपए पर घंटे आपका रेट था, ठीक है। तो वो आपके स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड होने चाहिए थे, लेकिन आपने खर्च कितने किए? 1,15,000। तो ये आपका किसका आ गया? ये 8600 क्या आ गया आपका? फेवरेबल आ गया। तो स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड जो आपने एक्चुअल में काम किया, एक्चुअल में घंटे किए, उसके आपके वेरिएबल ओवरहेड कितने आने चाहिए थे अगर स्टैंडर्ड को यूज करते? तो आने चाहिए थे इतने, 10,300 इंटू 12। और एक्चुअल में आपने वो ओवरहेड कितने लगाए? वो आपने 1,15,000 लगाए। तो ये आपके फेवरेबल हो गए। इफिशियंसी का क्या चक्कर है? इफिशियंसी का चक्कर ये है कि आपकी लेबर कितनी इफिशियंट है, रिकवरेबल वेरिएबल ओवरहेड और स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड, दोनों में क्या फर्क है वो आपको बताना है। तो आप देखो, स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड तो आपकी ये आ गए, ये वाले आपने जो आपने काम किया उसके हिसाब से ये इतने बनते हैं,
ठीक है। स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर आप देखोगे इनका जो सम आएगा, आप देखो ये 1,23,600 आएगा और रिकवर्ड कितने हुए हैं 1,20,000, तो ये 3600 आपके एडवर्स आ जाएंगे इस तरह से। तो इसमें भी जस्ट एक समझने वाली बात है कि हमें कैसे करना है, एक्सपेंसेस का वेरिएंस कैसे देखना है और एफिशिएंसी का वेरिएंस हमें कैसे देखना है, ठीक है। ये आपकी लेबर कितनी इफिशिएंट है उसको बताता है आपके रिकवर्ड उसके हिसाब से। सिमिलरली आपका ये फिक्स ओवरहेड का जो वेरिएंस है, इसमें फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस जो आपकी रिकवरी रेट वहां दिया हुआ है ऑलरेडी, मेरे हिसाब से रिकवरी रेट आपकी दी हुई है 60 रुपए, नहीं सॉरी 25 रुपए, और आपने कितना रिकवर्ड किया है उन दोनों का डिफरेंस है। एक्चुअल में आपका कितना हुआ है उन दोनों का ये डिफरेंस आ जाएगा। कैसे आएगा देखते हैं। अच्छा हम आगे चले गए। तो रिकवर्ड ओवरहेड आपने कितने किए 2000 यूनिट के लिए 25 रुपए के हिसाब से, और एक्चुअल में खर्चा कितना आया है, दोनों का डिफरेंस ही फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस है। अब एक्सपेंसेस के वेरिएंस और वॉल्यूम के वेरिएंस। एक्सपेंसेस के वेरिएंस क्या है कि भाई आपका ये 25,200 जो आपकी ये आपकी अच्छा 25,200 जो आपका एनुअल प्रोडक्शन है, और ये निशान गलत लगा हुआ है, ये निशान यहाँ डिवाइडेड होगा, ठीक है, ये डिवाइडेड होगा, ये डिवाइडेड होगा कि आपने बजटेड ओवरहेड कितने थे और एक्चुअल ओवरहेड आपके कितने हैं। मतलब ये जो आप देखोगे ना, ये आपने बेसिकली जो आपका 56,600 जो है एक्चुअल ओवरहेड है, और जो आपने बजट बनाया था, ये कहना एक्सपेंसेस को बजट भी कहते हैं, मतलब बजट आपका कितना ठीक है। आपने जो बजट बनाया था 2100 यूनिट के लिए बनाया था ना, तो 2100 इंटू 25 पर यूनिट आपका रिकवरी रेट है, और खर्च क्या हुआ आपका, खर्च हुआ 56,600, ठीक है 56,600 खर्च हुआ। तो ये जो है ना ये डिवाइड करेंगे, ये इसको आप मंथली प्रोडक्शन पे लाएंगे पहले, तो इसको ऐसे कर लीजिए 25,200 डिवाइडेड बाई 12, तो ये मंथ का हो गया, ये आपका कितना आएगा 2100, और 25 से इसकी क्यों गुणा कर रहे हैं, क्योंकि 25 पर यूनिट का एक हमने बजट बनाया था, बजट के हिसाब से हम 2100 यूनिट बनाएंगे और 25 रुपए पर यूनिट के हिसाब से हम फिक्स ओवरहेड का रिकवर करेंगे। और एक्चुअल में जो हुआ, तो एक्चुअल में हुआ आपका 56,600, तो इसको देखेंगे तो 4100 आपका रेट आ गया। वॉल्यूम की वजह से कितना फर्क आया, वॉल्यूम की वजह से तो सिंपल आपने जो था आप देखो तो वॉल्यूम की वजह से कितना फर्क आया, आपने तो इसको कॉम्प्लेक्सिटी में न जाके आप देखियो कि वॉल्यूम की वजह से आपका कितना फर्क आ गया, उसको ऐसे समझ लो कि आपका वॉल्यूम कितना बनाया आपने 2000, ठीक है, वॉल्यूम बनाया आपने 2000 यूनिट, बनानी कितनी थी बजटेड में 2100 यूनिट, ठीक है, तो और रेट कितना है आपका 25 रुपए, तो ये आपका इस तरह से 2500 आ जाएगा एडवर्स। मतलब आपने कितनी यूनिट, बजट कितने का बनाया था और बनाई कितनी यूनिट, तो आपने जो है ये आपका 2500 रुपए इस तरह से आ जाएगा। तो इसको इसको आप ऐसे चाहे तो ऐसे समझ लो, अदरवाइज मोटे तरह से ऐसे समझ लो। अच्छा तो ये मेरे हिसाब से हो गया है। अब मैं आपको जो फिक्स ओवरहेड का आपका ये तो सारे वेरिएंस हमने निकाल लिए। फिक्स ओवरहेड में जो वेरिएंस होते हैं वो उसका मैं एक छोटा सा चार्ट आपको बना के यहाँ समझा देता हूँ, आपके एग्जाम के लिए यूजफुल हो सकता है। तो उसमें आपका ये देखो फिक्स ओवरहेड वेरिएंसेस, तो फिक्स ओवरहेड वेरिएंसेस में कौन कौन से वेरिएंस होते हैं, एक तो आपका बजट वाला वेरिएंस होता है, ठीक है, या इसको एक्सपेंडिचर वाला भी बोलते हैं, एक्सपेंडिचर वाला भी बोलते हैं। और दूसरा क्या होता है, वॉल्यूम की वजह से जो फर्क आता है, वॉल्यूम वेरिएंस। तो वॉल्यूम वेरिएंस के और कई होते हैं, एक तो वॉल्यूम वेरिएंस किस किस की वजह से आ सकता है, कैलेंडर की वजह से भी आ सकता है, कैलेंडर की वजह से भी आ सकता है। दूसरा किसकी वजह से आता है, कैपेसिटी की वजह से भी आ सकता है, कैपेसिटी। और तीसरा किसकी वजह से आ सकता है, इफिशिएंसी की वजह से भी आ सकता है, ठीक है, इफिशिएंसी की वजह से भी आ सकता है। और इफिशिएंसी में फिर क्या हो सकता है, आइडल टाइम की वजह से भी आ सकता है। तो ये इस तरह से भी आते हैं। तो कैपेसिटी का आपको सब देखना पड़ेगा, जहां कैपेसिटी आपकी दी हुई हो, बजटेड कैपेसिटी से आपने, या कहीं अगर सवाल में हो, इस सवाल की नहीं बात कर रहा मैं, जनरल बात कर रहा हूँ,
तो आपको कैपेसिटी को देखना पड़ेगा। कैलेंडर में क्या होता है कि बजटेड कैलेंडर आपके कुछ होते हैं, बजटेड डेट होते हैं, डेज होते हैं, कुछ छुट्टी हो जाती है, कुछ इस तरह की बात लिखी होगी, तब आपका कैलेंडर वाला आएगा, और एफिशिएंसी वाला यूजुअली होता है। ठीक है, तो ये आपके वेरिएंसेस तो निकल गए। अब रिकंसाइल करना है स्टेटमेंट को। तो स्टैंडर्ड प्रॉफिट आपका देखिए, स्टैंडर्ड प्रॉफिट कितना आना चाहिए था 2000 यूनिट के लिए। इन्होंने कैसे किस तरह से वेरिएंसेस को इनफैक्ट अरेंज किया है, यहाँ पे देख लीजिए। स्टैंडर्ड प्रॉफिट आपका 35 रुपए था जो दिया हुआ था 2000 यूनिट के लिए। कितना प्रॉफिट आना चाहिए था? 70,000 आना चाहिए था। अब जितने भी आपके वेरिएंसेस हैं उनको आप जोड़ घटा लीजिए यहाँ पे, मतलब उनको एडजस्ट कर लीजिए। जैसे मटेरियल का एडवर्स आया आपके 15, ये वाला मिक्स का आया। ये एडवर्स और फेवरेबल जब आप अपने वेरिएंस ऊपर से उतार लेंगे, लिख लेंगे, तो आपको ये सारा मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप जब देखेंगे तो आपका देखेंगे ये आपका ओवरऑल जो वेरिएंस आ रहा है, ओवरऑल वेरिएंस जो आ रहा है, ये वाला एडवर्स और फेवरेबल को एडजस्ट करने पे 50 एडवर्स आ रहा है, जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट कितना हो जा रहा है? 67450। ठीक है भाई, स्टैंडर्ड के हिसाब से प्रॉफिट आपका इतना आना चाहिए था। ये सारे वेरिएंस आपने ऑलरेडी निकाल रखे हैं ऊपर, इनकी वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। इनको दो उसमें देख लीजिए, फेवरेबल और एडवर्स में, जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी प्रेजेंटेशन एंड फॉर द कैलकुलेशन पर्पज। तो इससे आपका ये एक्चुअल प्रॉफिट आपका आ जाएगा। मेरे हिसाब से ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप कर ले जाएंगे। अब इसमें तीसरा सवाल था, तीसरा सवाल ये था कि जो आपका ये आया, देखिए 67450, ये आपका प्रॉफिट आया 67450 एक्चुअल में। और जो इन्होंने यहाँ निकाला हुआ है, देखो इन्होंने यहाँ भी तो एक्चुअली दिया हुआ है 67500, ये 50 रुपए ज्यादा है। तो ये क्यों है? ये ऐसा क्यों है भाई? भाई अगर हमारे सारे वेरिएंसेस ठीक निकले हैं तो 67550 ही आना चाहिए था, 500 आना चाहिए था हमारा। ये देखो, ये 67450 क्यों आ रहा है? इसका रीजन हमें ढूंढना है। क्यों आ रहा है बताऊं मैं आपको? मैंने आपको ये कहा था कि ये वाली जो लाइन है ना, द मटेरियल प्राइस वेरिएंस इज एक्सट्रैक्टेड एट द टाइम ऑफ द रिसिप्ट ऑफ मटेरियल, यही इसका कारण है। ठीक है, ये कैसे है? चलो वहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूं ये कैसे है। देखो, आपका जो ये मटेरियल जो आपने मटेरियल का जो प्राइस जो था, आपने कब इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया? प्राइस के वेरिएंस को कब एक्सट्रैक्ट किया? जब आपका मटेरियल आया था। ये जब एक्सट्रैक्ट नहीं किया जब आपने यूज में लिया। कब कर लिया ये? जब मटेरियल आया था, एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट। तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा फर्क क्यों हो रहा है? 450 और 500 का 50 रुपए का फर्क क्यों आ रहा है? क्योंकि देखो, आपने इतनी क्वांटिटी आपने यूज की, और आपका जो ये वेरिएंस था ये इस तरह से आएगा 5.2। तो ये जीरो है, बेसिकली एस लिखा हुआ है मेरे हिसाब से, कुछ आई बिलीव कुछ हो गया होगा, जो भी है प्रिंटिंग का इशू है। तो आपका जो आना चाहिए था वो 1500 आना चाहिए था इसके हिसाब से। 5 और 6 5.7 और ये, ठीक है, 1500 आना चाहिए था इसके हिसाब से। देख लो आप रेट तो फिर भी निकाल सकते हो, इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं है खास ऐसी बात। 5 रुपए स्टैंडर्ड रेट है या 6 रुपए स्टैंडर्ड रेट है या 5.70 है, और यहाँ 5. आई बिलीव 20 था, पहले हमने निकाला भी था ना कहीं पे, ये 5.25। ठीक है, 5.25 जो हमने निकाला। लेकिन जब आपने देखो हमारा एक्चुअल रेट कितना आ गया है? 5.25। और इनका यहाँ देखो, ये 5.25 हमने यहाँ लिया है, और रियल में आप देखो कि क्या रेट है, उसके हिसाब से जब इसको करोगे तो आपका ये पता चल जाएगा। 5.25 माइनस 5 तो करेंगे 4725, और जो आपका ये 6 माइनस 5.70, तो इससे 3220 आएगा। ये 5 है क्या है देख लेना कैलकुलेट करके। तो इससे आपको 1500 एडवर्स आता है। और आपका यहाँ पे कितना एडवर्स आया है? यहाँ पे देखो कितना एडवर्स आया है। यहाँ पे एडवर्स आया है 1550। यहाँ आपका कितना एडवर्स आया है? 1550। ठीक है, और यहाँ कितना एडवर्स आया है जब हम देख रहे हैं? यहाँ आया है 1500। ठीक है, तो ये रीजन क्या है? रीजन क्या है ये ढूंढने वाली बात है। रीजन क्या है? रीजन देखो, आपने चूंकि जब आपका मटेरियल आया तभी आपने इसको आपने यूज में कर लिया, तो यहाँ आपका
जो आपका ये एक्चुअल रेट आ रहा है 5.7 5.25 और 5.7, ठीक है। मटेरियल परचेज जो हुआ ये आपका ये इस हिसाब से हुआ, और एक्चुअल में जो हुआ उससे रेट आपने यहाँ निकाला इसका, इसके हिसाब से। तो ये इसी का फर्क आ रहा है, इसी का फर्क आ रहा है, ठीक है। तो आप इन दोनों के हिसाब से जब देखेंगे तो आपको ये फर्क समझ में आ जाएगा मेरे हिसाब से। तो और अगर दूसरे तरीके से आप ऐसे भी समझ सकते हो कि ये जो प्राइस का वेरिएंस जब आप इन्होंने देखो, इन्होंने जो है ये निकाल दिया है, प्राइस का वेरिएंस निकाल दिया है जब मटेरियल को परचेज किया है, यूज के टाइम नहीं निकाला है। तो यहाँ जो ये इन्होंने जो ये प्रॉफिट का बनाया है ना, ये वाला जो ग्रॉस प्रॉफिट का हमारा, और हम जो कर रहे हैं एक्चुअल कंजम्पशन के टाइम पे निकाला है। तो इन्होंने जो मटेरियल परचेज 20,000 केजी किया था इसके लिए प्राइस आएगा, और यहाँ 11,500 किया इसके लिए आएगा। लेकिन जब हमने एक्चुअल कंजम्पशन किया, हमने एक्चुअल कंजम्पशन इतना किया, ये वाला एक्चुअल कंजम्पशन इतना आया, तो इसकी वजह से जो है आपका डिफरेंस आ रहा है। भाई ये जो प्राइस आया है ये एक्चुअल कंजम्पशन पे आया है, ये वाला जो ये प्राइस है जिस पे रेट हम कैलकुलेट करेंगे। तो इस पे जो अगर आप कैलकुलेट करोगे, और ये जो है इस क्वांटिटी के लिए है, और यहाँ जो यूज हुआ है इस क्वांटिटी के लिए है, तो इसकी वजह से आपका प्राइस वेरिएंस आ रहा है। ये देखो 10,750 है, यहाँ आपने 11,500 के लिए किया है, तो परचेज के टाइम पे ही आपने कर दिया, यही की वजह से 50 रुपए का फर्क आ रहा है। तो ये आप इस बात को यहाँ इन्होंने और एम्फेसाइज किया हुआ है, लिखा हुआ है कायदे के साथ, एज द ग्रॉस प्रॉफिट गिवन इन द क्वेश्चन इज, ये थोड़ी मिसप्रिंटिंग है, इसको देख लीजिएगा, is इतना while calculating the operating profit statement is इतना operating the difference an amount due to the material price variance that is calculated at the time of the receipt of material instead of consumption of material। क्योंकि आपका रिसिप्ट आपने 2000 किया, भाई ये जो आपने ये तो कंज्यूम एक्चुअल में किया है, ठीक है, ये कंज्यूम आपने एक्चुअल में किया है, ठीक है, ये तो ठीक है। और इनका जो ये वाला इनका जो आपका यहाँ जो इन्होंने ये वाला स्टेटमेंट बनाया है, ये वाला जो स्टेटमेंट बनाया है यहाँ इन्होंने एक्चुअल में जो इनका, इसमें क्या हुआ है, इन्होंने इस प्राइस को यहाँ वेरिएंस को ऑलरेडी इंक्लूड कर दिया है इसमें, ठीक है। तो मटेरियल रिसिप्ट 2000 हुआ उसका उन्होंने टोटल का ले लिया, और हमने यहाँ यहाँ ये फर्क क्यों, हमने यहाँ हमने जो कैलकुलेट किया है वो कितनी को देखो, ये मटेरियल प्राइस जो वेरिएंस निकाला है 20,000 क्वांटिटी के लिए निकाला हुआ है ना ये वाला, और एक्चुअल में क्वांटिटी कितनी यूज हुई है, एक्चुअल में क्वांटिटी तो कुछ और यूज हुई है। एक्चुअल में क्वांटिटी यूज कितनी हुई है, 19,000 कितनी थी वो, 19,000 18,900 और 10,750, और यहाँ कितनी है देखो 20,000 और 11,500। तो इसकी वजह से ही ये वेरिएंस में फर्क आ रहा है, जो कि हमारे कैलकुलेटेड प्रॉफिट और जो सवाल में दिया हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट उसमें फर्क आ रहा है। तो विद दिस आई बिलीव I explain the thing in the great detail. Hope I think it will be useful to you. मैं जो बोल रहा हूँ हो सकता है कुछ चीजें एक्सप्लेन करने में इसलिए मुश्किल आ रही है क्योंकि आई एम नॉट बिफोर यू, एक्सप्लेन कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं आपको किसी तरह से समझ में आए। अब आपका ये लास्ट एक क्लास और होगा 3.2 टॉपिक का, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। अप टू दैट पॉइंट वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास।